हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ें। ठीक है, और भारत के इतिहास में भी पढ़ रहे हैं क्या, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें देख रहे थे अपन गांधीवादी युग के बारे में। गांधीवादी युग अपन देख रहे थे। इसके पहले भी क्लास में हमने देखा है नेहरू रिपोर्ट के बारे में। कब आया था नेहरू रिपोर्ट? 1928 में। कब आया था? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एवं उनकी समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर देखिए, हम लोग देख चुके हैं कि ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे और क्यों नेहरू रिपोर्ट पर आम सहमति नहीं पाई, विभिन्न दलों के मध्य आम सहमति क्यों नहीं बन पाई है, इस बारे में भी अपन देख चुके हैं। ध्यान देना, मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को समर्थन इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहां पर पृथक निर्वाचन को समाप्त करने की बात कही थी। ठीक है, उसके अगेंस्ट में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी, वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब पढ़ाया हूं नेहरू रिपोर्ट, उस समय ये बात हाईलाइट क्यों बार बार बोल रहा हूं क्या, कि कांग्रेस के दो युवा नेता हैं, कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी। ये दोनों ने, सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी, इन दोनों ने डोमेनियन स्टेट, जो प्रावधान किया गया था डोमेनियन स्टेट का, उस चीज का विरोध किया है, क्योंकि इनके अनुसार भारत को अब पूर्ण आजादी की मांग करना चाहिए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में डोमेनियन स्टेट की मांग की गई थी, और इस कारण से ही इन युवा नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। तब इन दोनों को यह कहकर शांत करा दिया गया क्या, कि 31 दिसंबर 1929 तक अगर सरकार जो है इनकी मांग को, नेहरू रिपोर्ट की मांग को पूरा नहीं करती है, तो इसके बाद अब कांग्रेस के जो आंदोलन है उसका एम क्या होगा? भारत की पूर्ण आजादी होगी। ठीक है, अगर 31 दिसंबर 1929 तक यह मांग पूरी नहीं होती है, डोमेनियन स्टेट की मांग पूरी नहीं होती है, नेहरू रिपोर्ट की पूरी मांग नहीं होती है, मतलब उसकी मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो अब से कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य क्या होगा? पूर्ण आजादी। अब कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य होगा, ऐसा डिसाइड किया गया था, और यह कहकर उन दोनों को शांत करा दिया गया। अब समय बीत रहा है, समय बीतते बीतते अब डेडलाइन पास आ गया, डेडलाइन अब पास आ गया है। और जब डेडलाइन पास आ रहा था, तब कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया गया। कब? 1929 में। कब आयोजित किया गया है? 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया है। कहां पर? लाहौर में। ध्यान देना, बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन है, जब 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? लाहौर में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में यह बात अब रखी गई है क्या, कि जो नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अंतिम तिथि, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अंतिम तिथि थी, डेडलाइन थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। और इस तिथि तक जो ब्रिटेन सरकार है, उन्होंने भारत में इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। मतलब क्या है, अब से कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य होगा पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वराज की मांग। कांग्रेस के आंदोलनों का एकमात्र लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। अब डोमेनियन स्टेट की मांग रखना भी नहीं है, अब तो पूर्ण आजादी की मांग रखनी है, यही अब कांग्रेस का लक्ष्य माना गया है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट लागू करने की जो तिथि है वो अब समाप्त हो चुकी है, अवधि समाप्त हो चुकी है। अब से पूर्ण स्वाधीनता की मांग करनी है, पूर्ण स्वाधीनता को ही कांग्रेस का लक्ष्य माना गया है। ठीक है, और इस अधिवेशन में दो और महत्वपूर्ण बातें हुई। इस अधिवेशन में दो और महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। क्या? कि 26 जनवरी, ठीक है, अधिवेशन कब हो रहा है? दिसंबर में। कब हो रहा है? दिसंबर में। और इस अधिवेशन में डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन, 26 जनवरी 1930 का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और बाद में 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस दिन को 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए ही 26 जनवरी के दिन को भारत का संविधान लागू किया गया है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। अधिवेशन कब हुआ है? दिसंबर 1929 में। अब कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वाधीनता की मांग करना अब कांग्रेस का लक्ष्य माना गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 1929 में यह फैसला लिया गया क्या, कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब कांग्रेस इस दिन को
हर बार हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती है। मतलब क्या है, एक बहुत ही यादगार दिन है 26 जनवरी, एक बहुत ही यादगार दिन बन गया भारतीयों के लिए। अब जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, कब गए थे, 15 अगस्त को यहां से चले गए हैं। अब उस दिन हमको क्या मिल गई, आजादी मिल गई है। तब ऐसा तो नहीं है कि नहीं नहीं रुको ना रुको, 26 जनवरी रुकिए, ऐसा नहीं बोल सकते ना हमको। 15 अगस्त को अगर चले गए तो अच्छा वो चले गए, अपन ऐसा तो बोल सकते उनको कि रुकिए रुकिए 26 जनवरी जाना है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। इसी कारण इस दिन को यादगार रखने के लिए ही इस दिन को हमारा संविधान लागू किया गया था। इस दिन को हमारा संविधान लागू किया गया था, ठीक है। उसको कुछ दिन के लिए डिले कर सकते हैं, ठीक है। संविधान जब बन के रेडी हो चुका था उसके बाद भी कुछ दिन के लिए उसको डिले किया गया है, और 26 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, ताकि हर भारतीय इस दिन को याद रखे, इसी कारण 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, ठीक है। क्योंकि ये दिन जो है 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन रहा है। कब से, 1930 से, क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि इस अधिवेशन के दौरान तिरंगा किसने फहराया, तिरंगा किसने फहराया था। ध्यान देना, इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया था। किसने फहराया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। किसने फहराया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था, ठीक है। अब जब ये सब हो गया है तब एक और महत्वपूर्ण बात, अब कांग्रेस ने डिसाइड किया गया कि अब देशव्यापी स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर एक आंदोलन स्टार्ट करना है। पूरे देशव्यापी स्तर पर अब एक आंदोलन स्टार्ट करना है, और उसकी बागडोर संभालने कौन, गांधी जी। यह बात डिसाइड किया गया कि गांधी जी के लीडरशिप में अब पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और गांधी जी को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिख दिया, लेकिन ध्यान देना डिसाइड नहीं है, आंदोलन का नाम डिसाइड नहीं है। सिर्फ यह डिसाइड हुआ गया कि देशव्यापी स्तर पर एक आंदोलन शुरू होने वाला है, जिसकी बागडोर गांधी जी के हाथों में होगी, उनको लीडर बनाया गया है। लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ क्या, इसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 अब शुरू होने वाला है। शुरू क्यों होगा, कैसे होगा, इसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। हमने यहां पर पढ़ा कि गांधी जी को लीडर बनाया गया पूरे देशव्यापी स्तर पर एक आंदोलन के लिए, ठीक है। तब गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष, उस समय वायसराय कौन है, लॉर्ड इरविन, कौन है, लॉर्ड इरविन है, और उनके समक्ष कुछ मांगे प्रस्तुत की है। आंदोलन से पहले उनको एक मौका दिया है कि आप हमारी बात मान लो, हम आंदोलन नहीं करेंगे। वायसराय इरविन के समक्ष गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे रखी हैं, 11 सूत्रीय मांगे रखी हैं। किसने रखी है, गांधी जी ने रखी है वायसराय इरविन के समक्ष। कौन से अखबार के माध्यम से, उनका अखबार है कौन सा, यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी थी भारतीयों के लिए, ठीक है। लेकिन वायसराय इरविन के द्वारा एवं ब्रिटेन प्रधानमंत्री के द्वारा भी इन मांगों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। गांधी जी की बातों को नहीं माना गया है। कौन कौन सी बातें देखते हैं, प्रमुख कौन कौन से हैं, नमक पर कर एवं सरकारी एकाधिकार समाप्त करना। ध्यान देना, इस समय भारत में इस समय केवल और केवल जो ब्रिटेन सरकार है केवल वही नमक बनाती है, केवल और केवल वही नमक बना सकती है भारत में। मतलब क्या है, नमक पर उनका जो नमक की मैन्युफैक्चरिंग है उस पर उनका एकाधिकार है। साथ ही साथ जो लोग हैं, जो ब्रिटेन की सरकार है, वो भारतीयों पर जो नमक की बिक्री है उस पर बहुत ज्यादा कर लगाती है। नमक फ्री होना चाहिए, नमक सबके लिए फ्री होना चाहिए। लेकिन जो ब्रिटेन की कंपनी है वो, उनका क्या है, सरकारी नमक पर एक अधिकार है। मतलब नमक की मैन्युफैक्चरिंग केवल और केवल वही करेंगे, और केवल वही कर रहे हैं तब मनमाने ढंग से कर वसूल रहे हैं, नमक पर कर लगा रहे हैं, जबकि एसेंशियल थिंग है, इस पर कर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कर लगा रहे हैं। और इसी कर का विरोध किया गांधी ने, बोला क्या कि नमक पर जो कर है उसको समाप्त किया जाए। साथ ही साथ जो सरकारी एक अधिकार है नमक पर वो भी समाप्त किया जाए। ये गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों में से एक महत्वपूर्ण मांग है। दूसरी क्या है, पूर्ण शराबबंदी। भारत में पूर्ण शराबबंदी करने की मांग गांधी जी ने की है। तीसरा क्या है, सेना के व्यय में कटौती की जाए, और जो भारतीय गरीब हैं उन पर जो खर्च हो रहा है उसमें बढ़ोतरी की जाए, ऐसा उनकी मांग है, ठीक है। चौथा क्या है, भूमि कर में
कटौती की जाए, भूमि कर में कटौती की जाए। ये गांधी जी की 4 प्रमुख मांगे हैं। टोटल कितने मांगे हैं? 11 हैं, लेकिन अपन 4 के बारे में डिस्कस किए कि ये इनकी प्रमुख मांगे थी। ठीक है, सभी 11 महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, केवल 4 अपन पढ़े हैं। टोटल कितने मांगे थे? 11 मांगे थे। 11 सूत्री मांगे, मतलब बोल रहे हैं क्या 11 मांगे थी, उनमें से 4 मैं लिखा जाऊं। लेकिन इन मांगों की ओर वायसराय इरविन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी रिस्पांस गांधी जी को नहीं मिला। तब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी, क्योंकि उनकी मांग क्योंकि उनकी मांगों को वायसराय इरविन के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। ठीक है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने वाला है। बात कब की है? 12 मार्च 1930 की बात है। बात कब की है? 12 मार्च 1930 की बात है, जब गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा पर, दांडी की यात्रा पर निकल गए। कहां से निकले हैं? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी की यात्रा आरंभ की है। किसने की है? गांधी जी ने की है। बात कब की है? 12 मार्च 1930 की बात है। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ कहां पर निकल पड़े हैं? दांडी को निकल पड़े हैं, साबरमती आश्रम से। बहुत दूर है, थोड़ा दूर है। पहुंचे कब? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को कहां पहुंच गए हैं? दांडी पहुंच गए हैं। और 5 अप्रैल के दिन अब थके हारे आए ना, थोड़ा आराम करेंगे। और अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने हाथों में नमक उठाकर, गांधी जी ने हाथों में नमक उठाकर नमक कानून का तोड़ा है। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? आरंभ होता है। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होता है। हाथों में नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा है और अब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अब स्टार्ट हो चुका है पूरे देश भर में। अब विभिन्न तरीकों से नमक सत्याग्रह चलेगा, विभिन्न तरीकों का नमक सत्याग्रह चलेगा। लोग अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से नमक का निर्माण करेंगे। हमने यहां पर देखा ना, छत्तीसगढ़ में रविशंकर शुक्ल जी ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नमक बनाया था। वैसे ही विभिन्न क्षेत्रों में लोग नमक सत्याग्रह करेंगे, अलग अलग माध्यमों से नमक का निर्माण करेंगे। क्लियर है? देखते हैं अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में कि कौन कौन से कार्यक्रम इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में डिसाइड किए गए थे। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में। देखते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। कौन कौन से कार्यक्रम निर्धारित किए थे? पहला क्या था? नमक कानून का उल्लंघन करना है। नमक कानून का उल्लंघन करना है विभिन्न क्षेत्रों में। जहां जहां पर समुद्र उपलब्ध है वहां पर समुद्र के पानी के थ्रू नमक बनाकर, और जहां पर समुद्र का पानी अवेलेबल नहीं है वहां पर विज्ञान के माध्यमों से, जैसे कि हमारे यहां हुआ था, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से नमक बना देते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर HCl प्लस सोडा से क्या बना था? नमक बनाया था। वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में क्या बना है? नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत निर्धारित पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। दूसरा क्या है? लगान न देना। कोई भी टैक्स देने से, भारतीयों को कोई भी टैक्स देने से, चाहे वो भूमि कर हो या फिर किसी प्रकार का हो, वह कर देने से मना किया गया है। कर देने से मना किया गया है, लगान न देने की बात कही गई है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत निर्धारित द्वितीय कार्यक्रम है। थर्ड क्या है? सरकारी पदों का त्याग करना। सरकारी पदों का एवं सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना, ये इस आंदोलन का भी एक कार्यक्रम है। हमने पढ़ा है क्या? असहयोग आंदोलन भी विभिन्न लोगों ने सरकारी पदों का एवं सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया है, और वो कार्यक्रम को यहां पर भी इंक्लूड किया गया है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, यह भी उस समय भी था और अभी भी है। असहयोग में भी था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी यह कार्यक्रम अभी भी एज इट इज रखा गया। साथ ही साथ शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन की बात भी कही गई है। शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन की बात भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही निर्धारित कार्यक्रम है। ठीक है, शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन भी इसी आंदोलन का ही निर्धारित कार्यक्रम है। देखते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। इस आंदोलन के दौरान भारत के कुछ हिस्सों में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। वो घटनाएं जो है मेंस की दृष्टि से और प्री की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे करके उन
अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जहां जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। पहला कौन सा एरिया है? धरासना। पहला कौन सा एरिया है? धरासना में, जो कि वर्तमान जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहां पर धरासना क्या धरासना में क्या है? एक नमक कारखाना है। नमक कारखाना कहां पर? इस धरासना में, जो कि गुजरात में अवस्थित है। अब कांग्रेस के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जाएंगे और इस नमक कारखाने पर हमला करेंगे। ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन करना है और जो ब्रिटिश एकाधिकार है उसको भी समाप्त करने की मांग गांधी जी के द्वारा रखी गई थी, लेकिन वायसराय इरविन ने उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। तब कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कहां जाएंगे? धरासना जाएंगे जो गुजरात में है, और यहां पर इस नमक कारखाने पर हमला करेंगे। कौन कौन है? सरोजिनी नायडू जी। कौन कौन है? सरोजिनी नायडू जी, मणिलाल जी एवं इमाम साहब जी। कौन कौन है? सरोजिनी नायडू जी, मणिलाल जी और इमाम साहब जी। ये तीनों के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता गए हैं, धरासना गए और इन्होंने नमक कारखाने पर हमला किया है। जब नमक कारखाने पर हमला किया है और नमक लूट रहे हैं, तब सरकार के द्वारा की जाएगी कार्यवाही की जाएगी। सरकार के द्वारा दमनात्मक कार्यवाही की जाएगी, और उस दमनात्मक कार्यवाही का वर्णन किया है एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने। नाम क्या है? वेब मिलर। ये एक अमेरिकी पत्रकार है और इन्होंने सरकार के द्वारा की गई दमनात्मक कार्यवाही का वर्णन किया है। कहते हैं क्या कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कार्यवाही देखी है, सरकारी कार्यवाही देखी है, लेकिन ऐसी क्रूरतापूर्वक कार्यवाही आज तक मैं नहीं देखा हूं। ऐसा कहते हैं कौन? वेब मिलर जी, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार है। ठीक है, बात कहां की थी? ये धरासना गुजरात की बात है। अब आते हैं पश्चिमोत्तर प्रांत में। अब आते हैं कहां पर? पश्चिमोत्तर प्रांत में। यहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान जी नाम के एक जेंटलमैन है। खान अब्दुल गफ्फार खान नाम के एक जेंटलमैन है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। नाम क्या इनका? खान अब्दुल गफ्फार खान जी, और इनका एक निकनेम है क्या? सीमांत गांधी। हम इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। इन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने अहिंसक आंदोलनकारियों का एक समूह बनाया है। ठीक है, मतलब गांधी जी की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित है कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान जी, और इन्होंने उसी रास्ते पर चलते हुए अहिंसक आंदोलनकारियों का एक संगठन बनाया है। किसने बनाया है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने अहिंसक आंदोलनकारियों का एक समूह बनाया है, और उस समूह का नाम क्या है? खुदाई खिदमतगार। क्या नाम है? खुदाई खिदमतगार उस समूह का नाम है। ठीक है, ध्यान देना, जो इस समूह के मेंबर हैं वो क्या पहनते हैं? लाल रंग की ड्रेस पहनते हैं, लाल कुर्ती पहनते हैं। जो खुदाई खिदमतगार के मेंबर हैं वो लाल रंग की ड्रेस पहनते हैं, इसी कारण उनको क्या बोला गया है? लाल कुर्ती संगठन भी कहा गया है। क्या बोला गया है? लाल कुर्ती संगठन भी इन्हें ही कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बार बार पूछ चुका है। ठीक है, कि लाल कुर्ती संगठन की स्थापना या फिर खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने की थी। ये कब की बात है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये अस्तित्व में आए थे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हाईलाइट हुए थे। ठीक है, बात कहां की है? पश्चिमोत्तर प्रांत की। बात कहां की है? पश्चिमोत्तर प्रांत की। ध्यान देना, इस प्रांत में अब क्या हो गया है? जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं, और उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग उनसे जुड़ पा रहे हैं, लोग उनसे रिलेट कर पा रहे हैं। अब जो जनमानस है उनसे प्रभावित है और उनकी ओर अग्रसर है, उनसे झुकाव बढ़ता जा रहा है। तब बहुत सारे लोग उनसे जुड़ पा रहे हैं, और यह बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई है। इसी कारण उन्होंने इनका जो समूह है उसके आंदोलन को दबाने के लिए अपनी एक सेना की एक टुकड़ी भेजी है। अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजी। कहां पर? उत्तर पश्चिम प्रांत में उन्होंने अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजी है, और उस टुकड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? गढ़वाल रेजिमेंट की सेना को भेजा है। कहां पर? इस उत्तर पश्चिम प्रांत में इन आंदोलनकारियों को दबाने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों को भेजा है कि आप जाइए और इन आंदोलनकारियों का दमन कीजिए। गढ़वाल रेजिमेंट में भारतीय सैनिक है। इस गढ़वाल रेजिमेंट में कौन सैनिक है? भारतीय सैनिक हैं। ठीक है, और इनको ही भेजा है क्या? कि आप जाइए और इन आंदोलनकारियों को दबा के आइए। लेकिन तभी गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने अहिंसक आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी घटना है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने यहां पर देशभक्ति का परिचय देते हुए अपने साथियों पर, जो भारतीय हैं
और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उन पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया है। गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने। क्लियर है। अब देखते हैं पूर्वोत्तर प्रांत के बारे में। कहां पे आते हैं? पूर्वोत्तर प्रांत। अभी क्या कहते हैं? पश्चिमोत्तर प्रांत, मतलब पेशावर पाकिस्तान अफगानिस्तान कहलाता है, वो क्या कहला है? पश्चिमोत्तर प्रांत कहला है। अब कहां गए हैं? पूर्वोत्तर प्रांत, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया पर आ जाते हैं, जहां पर रानी गडिनल्लू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने किया है? रानी गडिनल्लू ने किया है। मात्र एक 13 वर्षीय नागा महिला, मात्र एक 13 वर्षीय नागा महिला कौन है? रानी गडिनल्लू। नाम क्या है? रानी गडिनल्लू। ध्यान देना, अभी हो क्या रहा था? यहाँ पर एक व्यक्ति है, नाम क्या है? यदुनाग जी। नाम क्या उनका? यदुनाग जी। यदुनाग जी ये व्यक्ति हैं और इनके लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में जो नागा लोग हैं उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया है इस पूर्वोत्तर प्रांत में। कौन है? यदुनाग जी के नेतृत्व में जो नागा लोग हैं उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया है। लेकिन बाद में यदुनाग जी की मृत्यु हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इनकी मृत्यु के बाद इस जो क्रांति है, क्रांति की बागडोर उनकी बहन रानी गडिनल्लू, जो कि मात्र 13 वर्षीय नागा महिला, उन्होंने अब आंदोलन की बागडोर संभाली है, जो कि यदुनाग की क्या है? बहन है। किनकी बहन है? यदुनाग जी की बहन है, जिन्होंने यह आंदोलन स्टार्ट किया था। उनकी बहन कौन है? रानी गडिनल्लू। और अब इनके लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन लड़ा जाएगा। ध्यान देना, मात्र एक 13 वर्षीय बालिका है, एक 13 वर्षीय बालिका है। ठीक है, आप रिलेट कर लीजिए कि आज जो वर्तमान समय है, ठीक है, उस समय आज की 13 वर्षीय बालिका और उस समय की 13 वर्षीय बालिका बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आजकल बच्चे ज्यादा नहीं याद करते हैं। ठीक है, अब रानी गडिनल्लू के द्वारा जो आंदोलन किया गया है, उस आंदोलन को हम लोग क्या बोलते हैं? जिया तरंग आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिया तरंग आंदोलन कहते हैं। वह आंदोलन जो रानी गडिनल्लू जी के द्वारा लड़ा गया है, उनके लीडरशिप में लड़ा गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिया तरंग आंदोलन भी कहते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा? जिया तरंग आंदोलन से तो कौन संबंधित है? कौन संबंधित है? रानी गडिनल्लू जी संबंधित है इस जिया तरंग आंदोलन से। क्लियर है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम क्या पढ़े हैं? रानी गडिनल्लू। क्या बोल रहा है? रानी गडिनल्लू। ध्यान देना, जो रानी की उपाधि है, रानी की उपाधि किसने दी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें क्या बोला है? रानी गडिनल्लू कहा। क्या कहा है? रानी गडिनल्लू। ध्यान देना, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। बाद में रानी गडिनल्लू को अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। एक 13 वर्षीय बालिका है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब उनके इस महान योगदान को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला? हम क्या? रानी की उपाधि से सम्मानित किया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। क्लियर है? अब देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। यहां पर कौन व्यक्ति हैं? सी राजगोपालाचारी। कौन है? सी राजगोपालाचारी जी हैं, जिन्होंने तंजौर के समुद्री तट पर त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की है। कौन व्यक्ति हैं? सी राजगोपालाचारी जी। कहां गए हैं वो? तंजौर के समुद्री तट पर उन्होंने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की है और समुद्र के पानी से क्या बनाया है? नमक बनाया है। किसने बनाया है? सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्र तट पर गए और वहां पर त्रिचनापल्ली से तक गए, वेदारण्यम गए और वेदारण्यम पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से क्या बनाया है? नमक बनाया और नमक बनाकर वो अब नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। और इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन देश के विभिन्न प्रांतों में अच्छे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। जब चल रहा है तब सरकार के द्वारा दमनात्मक कार्यवाही की गई है। अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बोलते हैं अप्रोक्सीमेट 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और इन सब माध्यमों से सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था। देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कैसे हुआ, उसके बारे में देखेंगे। अभी तक आंदोलन चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, सरकार के
बहुत कोशिश करने के बाद भी यह आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म कैसे हुआ इसके बारे में देखने वाले अपन अगले क्लास में, ठीक है। अभी जो संविधान आंदोलन है उसके कार्यक्रम और कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से प्रांतों में कौन कौन सा विद्रोह जो महत्वपूर्ण है, ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब ये आंदोलन समाप्त कैसे होगा, गोलमेज सम्मेलन कैसे होगा, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू क्लास।